अपन देखते हैं तो हमें कम से कम 8 सब्जेक्ट हमको पढ़ने होते हैं। हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, पब्लिकेट पढ़ते हैं, पब्लिकेट, सोशोलॉजी, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स और राजस्थान भी हमको पढ़ना पड़ता है। इसमें से आपने देखा होगा कि अक्सर जो एक सामान्य हम लोग पढ़ते हैं इनमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये तो हमारे सभी के अंदर चलता रहता है। आप चाहे रीट की तैयारी की होगी कभी आपने, चाहे कोई भी फर्स्ट पेपर तैयार किया होगा या और भी कोई छोटी मोटी तैयारी की होगी, सभी के अंदर आता है। लेकिन अक्सर हमारे ना तो विद्यालय के अंदर कम रह पाता है सब्जेक्ट और बहुत कम ही हम अवेयर रह पाते हैं सोशोलॉजी, फिलोसॉफी, पब्लिकेट और इकोनॉमिक्स से। और आपको मालूम होना चाहिए अगर वास्तव में हमें एसएसटी के अंदर सिलेक्शन चाहिए तो एसएसटी के अंदर प्रत्येक पार्ट के अंदर जो प्रत्येक पार्ट, जिसमें ये 4 नए सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपका फिलोसॉफी है, समाजशास्त्र है यानी सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इनका कोर्स तो सीमित है और उसको कुछ सीमित समय के अंदर आप इनको तैयार करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एक हिस्ट्री और जियोग्राफी के बजाय आप आधा समय भी अगर आप इनको देते हैं, उनका आधा समय भी आप इनको देंगे, बाकी समय उनको देंगे ना, तो आप इनमें बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो इसी उम्मीद से मैं आपके सामने आर.एस. मौर्य समाजशास्त्र विषय लेकर आया हूं और समाजशास्त्र के हम एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो समाजशास्त्र का सिलेबस आपको दे रखा है दिसंबर में, जिसकी अपनी एग्जाम होनी है एसएसटी पेपर की, हर टॉपिक के हम उनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन को जो विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहे हैं इसका तरीका कुछ इस प्रकार से होगा कि एक तो जितने भी एग्जाम्स में अभी तक आए हुए क्वेश्चन हैं हम मेनली उन मेन फ्रेम क्वेश्चंस को शामिल करेंगे और एक उनके अलावा जो एक अच्छा क्वेश्चंस एग्जाम के लिए जिससे हम टॉपिक की समझ अच्छी तरह से हमारी विकसित हो सके, ऐसे क्वेश्चंस को हम लेकर इसकी तैयारी में आपको करवाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं जो भी स्टूडेंट्स लाइव इसमें जुड़ रहा है या जुड़ेगा और मेरी क्लास ये रेगुलर लेगा, आपके 18 क्वेश्चन समाजशास्त्र में आएंगे, 18 में से 90+ क्वेश्चन कराने की मेरी गारंटी होगी, सही करवाने की। जो भी रेगुलर ये समाजशास्त्र की आप क्लास लेगा, हर टॉपिक के मैं कम से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चंस हर टॉपिक वाइज में करवाऊंगा। रोजाना इसके हमारे समय समय पर आपको बता दी जाएगी कब क्लास आपकी होती रहेगी, उस क्लास के अकॉर्डिंग आप रेगुलर इसको लें, 2 से 3 बार इसको पढ़ें और फिर थ्योरी पढ़कर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ये मेरा विश्लेषण देखें तो आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसी उम्मीद से हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने जो भी क्वेश्चन लिए ना, मैंने अभी आपको बताया था कि ये कुछ एग्जाम्स में जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स में मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स, तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो भी अब तक एग्जाम्स लगी है उनमें से कुछ क्वेश्चंस तो हमने वहां से लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं जिससे टॉपिक की समझ अपनी विकसित हो सके। तो इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है हमारा पहला टॉपिक है, इसमें समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र का अर्थ, उसकी प्रकृति और उसका क्षेत्र, ये हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है और बड़ा ही लेंथी टॉपिक है। और मैं ये कहूंगा कि अगर ये टॉपिक अच्छी तरह से हमारे समझ में आ जाता है तो 50% हमारा काम समाजशास्त्र में आसान हो जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक एक बात को बिल्कुल बारीकी से अपन को समझना है। सिलेबस सीमित, आसानी से अगर आपने सही तरीके से समय इसको दिया तो आप बहुत अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। इसी कामना के साथ अपन देखो 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शब्दावली का मानव समाज के अध्ययन के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। कि इस क्वेश्चन ये पूछना चाहता है आपसे कि भैया सबसे पहले जो समाजशास्त्र शब्द है, इस समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा या अपन जो पढ़ेंगे तो आपने पता है कि एक फ्रांस के विद्वान हैं और ये जो फ्रांस के विद्वान थे मिस्टर अगस्त कॉम्टे, मिस्टर अगस्त जो कॉम्टे फ्रांस के विद्वान हैं, इस अगस्त कॉम्टे ने एक पुस्तक लिखी थी। इसने एक पुस्तक लिखी है और वो आपको भी मालूम है, पॉजिटिव फिलोसॉफी। तो इसकी जो किताब है पॉजिटिव फिलोसॉफी, इस पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक के अंदर, पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक के अंदर पहली बार इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया।
तो सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग करने वाला दोस्तों पहला व्यक्ति अगर कोई माना जाता है तो ये व्यक्ति है अगस्त काम्टे। आपको मालूम होना चाहिए इसी पॉजिटिव फिलोसॉफी जो ग्रंथ है इसी पुस्तक के अंदर उन्होंने 1838 के अंदर इस सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। फिर आगे चलकर जब हर्बर्ट स्पेंसर अपनी किताब लिखता है, आपका उसका जो अपनी पुस्तक लिखता है उसका रूल्स ऑफ सोसाइटी, उसका सोशियोलॉजी वगैरह के कई किताबें उसकी आएंगी, तो वहां जब समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया तो सबसे ज्यादा इस शब्द को लोकप्रिय तो बना दिया स्पेंसर ने, और वास्तव में पहली बार इस शब्द का जो प्रयोग करता है ये प्रयोग करने वाला व्यक्ति दोस्तों था अगस्ते काम्टे। तो अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए समाजशास्त्र शब्दावली का मानव समाज में पहली बार उसका अध्ययन के संदर्भ में प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था ये व्यक्ति था अगस्त काम्टे। ये आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। एक आपका जो 4 ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा इनमें एक कारक है जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। तो देखिए हम जब समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो हमें मालूम है कि भैया समाजशास्त्र की जो पैदाइश है ये फ्रांस की राज्य क्रांति और आपकी जो औद्योगिक क्रांति है इन दोनों की ही देन माना जाता है, इसीलिए तो इसको क्रांति की संतान भी कहा गया है। तो फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति इन दोनों के कारण से जो यूरोप के अंदर जो सामाजिक अव्यवस्था फैली, जो सामाजिक कठिनाइयां पैदा हुई, उन सामाजिक कठिनाइयों को समझने के लिए और उनका अध्ययन करने के लिए, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या तरीका विकसित किया जाए, उसी संदर्भ के अंदर ये समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। तो जिसमें औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की राज्य क्रांति तो शामिल है ही, और इसी फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति का परिणाम है सामंतवाद का यूरोप में पतन। क्योंकि आपको मालूम है पहले यूरोप में फ्यूडलिज्म था, आपका सामंतवाद का बड़ा प्रचलन था। हमारे भारत से भी ज्यादा अगर सामंतवाद से कोई शिकार कोई था तो ये था यूरोप के लगभग सभी देश। तो उन सभी देशों में जब हमारे यहाँ जब सभी देशों में औद्योगिक क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति के बाद में वहां पर राजशाही की व्यवस्था समाप्त हो जाती है, इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है और धीरे धीरे सामंतवाद जो है ये वहां पर खत्म ही हो जाता है। तो सामंतवाद के कारण से उत्पन्न समस्या, फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण से उत्पन्न समाज में जो परिवर्तन आया उसके कारण से उत्पन्न समस्या, या औद्योगिक कारण से समाज में जो परिवर्तन आया, उन सब का अध्ययन करने के लिए ही समाजशास्त्र का और लोग विद्वानों का रुख हुआ और उन्होंने समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में प्रकट किया। तो अपन सीधा सा कह सकते हैं कि ये तीनों कारण तो उससे संबंधित हैं। अब चौथा कारण जो उससे संबंधित नहीं है वो अपने आप ही हमारे सामने आ गया, रूस की समाजवादी क्रांति। क्योंकि दोस्तों हमें मालूम है रूस की समाजवादी क्रांति 1917 के अंदर होती है, जबकि समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है ये तो अगस्त काम्टे 1838 में ही कर देता है। तो अगर आपको इनका तिथि क्रम मालूम है, ये 2 तिथियां मालूम है, तो भी आप कर सकते हो। क्योंकि फ्रांस की राज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति और सामंतवाद का यूरोप में पतन, ये तीनों घटनाएं तो आपके 1838 या उससे पहले की हैं। जबकि रूस की समाजवादी क्रांति की बात करेंगे तो वो तो लेनिन के नेतृत्व में हमें मालूम है कि 1917 के अंदर बोल्शेविक क्रांति और उसी के बाद में वहां पर समाजवाद की स्थापना होती है, उसी के बाद वहां पर समाजवाद की स्थापना होती है। तो इसको फ्रांस के समाजशास्त्र की उत्पत्ति का कारण अपन नहीं मान सकते हैं और यही हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आप भी देखिए अपने जो भी आपने पढ़ा है, जो भी समाजशास्त्र का स्टूडेंट हमारे से भी जुड़ा है या तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को भी, और आप खुद इनका आंसर देने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो आपका है यह है निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स से संबंधित नहीं है। यानी मार्क्स का मतलब है यहाँ पर कार्ल मार्क्स। आपको कार्ल मार्क्स की कृतियां देखनी है। आपको ये क्वेश्चन सही करने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि भैया कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी रचनाएं रची हैं, कौन कौन सी ग्रंथ लिखे हैं। और आपको ये भी मालूम है कि हमारे पिछले 2010 से लेकर 2022-20 तक जो भी सेकंड ग्रेड की एग्जाम आई है उस हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो बुक से संबंधित आता ही आता है।
एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें किसी न किसी बुक्स का नाम पूछेगा, तो उस बुक्स का नाम अपन को उसका बुक्स का नाम पूछेगा या फिर उस बुक्स के रचयिता का नाम पूछेगा। ये हमको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किताब दे रखी है द जर्मन ऑडियोलॉजी। बिल्कुल हमें मालूम है कि द जर्मन ऑडियोलॉजी कार्ल मार्क्स की ही रचना है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, बिल्कुल द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी की रचना भी कार्ल मार्क्स ने ही की थी। इसकी रचना की बात करें अपन दोस्तों तो इसकी रचनाकार भी हमें मालूम है कार्ल मार्क्स की ही थे। ऐसे ही देखो तीसरी किताब ऐसे यहाँ पर इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हाँ, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इस किताब की अगर आप बात करेंगे तो दोस्तों मालूम होना चाहिए ये किताब मिस्टर हर्बर्ट स्पेंसर की लिखी हुई है। ये किताब कार्ल मार्क्स की ना होकर इस किताब की जो रचयिता हैं ये है मिस्टर हर्बर्ट स्पेंसर। और चौथी जो दास कैपिटल है, ये तो हमें मालूम है ही कि जो कार्ल मार्क्स के सबसे पवित्र या सबसे प्रसिद्ध किताबों के अंदर अगर कोई किताब गिनी जाती है या कार्ल मार्क्स को हम याद करते हैं किसी किताब के लिए तो वो किताब है दास कैपिटल, जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध समाजवाद का सिद्धांत दिया है। सर्वहारा वर्ग की सत्ता, वर्गहीन समाज के बारे में जो चर्चा करता है ये दास कैपिटल। इसके अलावा देखो दोस्तों उसकी एक किताब द होली भी है आपका यहाँ पर, एक किताब उसके देखो द सोशल मैनिफेस्टो, यानी समाजवादियों का जो समाजवादी हैं उन समाजवादियों का मैनिफेस्टो नामक भी उनकी एक किताब एक रचना है। तो समाजवादियों का मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, द जर्मन आइडियोलॉजी, ये सारी किताबें तो कार्ल मार्क्स की हैं। अच्छी तरह से याद कर लेना, एग्जामिनर का फेवरेट है। कई बार कार्ल मार्क्स की किताबों के बारे में पूछा गया है और इसमें नहीं है तो वो किताब है दोस्तों इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। ये इसके रचयिता जो हैं ये रचयिता हैं दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए दोस्तों इसके बाद में आगे का जो क्वेश्चन है यह है समाजशास्त्र का उद्गम स्थल। इसमें जो पूछा गया है ये पूछा गया साहब समाजशास्त्र का उद्गम स्थल, यानी समाजशास्त्र की जो शुरुआत होती है ये शुरुआत कहाँ से होती है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि समाजशास्त्र का जो जनक, और आपको मालूम है समाजशास्त्र के जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के जो जनक हैं मिस्टर ऑगस्ट काम्टे। ये ऑगस्ट काम्टे कहाँ के रहने वाले थे? अगर इसके देश का आपको मालूम है तो आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो। आपको मालूम है अगस्त काम्टे फ्रांस का रहने वाला था और उसके ऊपर फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। फ्रांस की क्रांति का विशेष प्रभाव था अगस्त काम्टे के ऊपर। तो ये फ्रांसीसी अगस्त काम्टे ने ही जिन्होंने पहले तो समाजशास्त्र का जो नाम ही रखा था वो सोशल फिजियोलॉजी नाम रखा था। इसका नाम ही वो सोशल जो फिजियोलॉजी नाम रखना चाहता था, लेकिन बाद में इस सोशल फिजियोलॉजी का नाम बदलकर उसने इसका नाम सोशियोलॉजी नाम कर दिया था। तो दोस्तों मालूम होना चाहिए इसी अगस्त काम्टे जो फ्रांस के रहने वाले थे तो फ्रांस से इसका क्या हो जाएगा उद्गम स्थल हो जाएगा। तो समाजशास्त्र का उद्गम स्थल कौन सा है तो अपन कहेंगे फ्रांस। हाँ, ये अलग बात है कि इस समाजशास्त्र का देखो जो शुरुआत होती है ये दोस्तों शुरुआत तो आपकी यूरोप से होती है, शुरुआत तो यूरोप से होती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा अगर विकास की अपन चर्चा करेंगे और एक विषय के रूप में अलग विषय के रूप में अगर कहीं पर इसको पढ़ाया गया था तो वो था अमेरिका। और पहली बार एक अलग विषय के रूप में इसको पढ़ाने की जो शुरुआत होती है वो अमेरिका के अंदर होती है और इसका जो शुरुआत प्रारंभिक जो विकास है ये माना गया है यूरोप, और यूरोप का भी फ्रांस। यूरोप में भी कहां पर होता है दोस्तों? फ्रांस के अंदर ये हुआ है। अब इसके बाद में देखो आगे का क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त क्रम अगस्त काम्टे के विज्ञान का संस्करण को प्रस्तुत करता है? आपने जब अगस्त काम्टे को पढ़ा होगा उनकी पुस्तक आपको पॉजिटिव फिलोसॉफी के अंदर उन्होंने जो विज्ञान है इस विज्ञान के 3 स्तर बताए हैं। विज्ञान के उन्होंने दोस्तों 3 स्तर बताए हैं और इन 3 स्तरों में विज्ञानों का बिल्कुल उसने क्रम बताया, जिसमें सबसे पहले देखो ये क्रम आपको मालूम होना चाहिए। पहला क्रम, पहली किताब जो बताता है यानी सबसे पहले बताता है कि साहब विज्ञानों के अंदर पहली कोई विज्ञान होती है तो वो तो होती है गणित। अब गणित के बाद में
फिर वो बात करता है खगोल शास्त्र की। गणित के बाद में किसकी बात करता है कि साहब गणित के बाद में जो दूर से जो विज्ञान है सरल विज्ञान में आती है, ये आती है खगोल शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र भी खगोल शास्त्र में आती है, तो अपन यहाँ पर इसको ज्योतिष शास्त्र भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो ये ज्योतिष शास्त्र, इसकी भी ये चर्चा करता है। ज्योतिष शास्त्र के बाद में ये कहता है कि साहब गणित से ही तो भौतिकी बनी है, तो फिर भौतिकी को शामिल करता है। भौतिकी के बाद में फिर ये कहता है कि उसके बाद में आगे के क्रम में जो पुस्तक आएगी वो रसायन विज्ञान आएगी, और रसायन विज्ञान के बाद में वो बात करता है जीव विज्ञान की। ये कहता है कि साहब उसके बाद में जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के बाद में फिर ये समाज शास्त्र को शामिल करता है, समाज शास्त्र को विज्ञान में शामिल करता है। और समाज शास्त्र के बाद में बात करेंगे तो एथिक्स आ जाता है, यानी कि आचरण शास्त्र। तो इस प्रकार से ये अगस्त कॉम्टे ने गणित जो विज्ञान है, इन विज्ञान के अलग अलग स्तर बताए हैं। सभी विज्ञानों को 3 श्रेणी में डिवाइड करके सबसे पहले बताया कि साहब गणित और उससे संबंधित विज्ञान आएंगी, जिसमें गणित, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, भौतिकी, फिर उसके बाद में रसायन, जीव विज्ञान, और उसके बाद में उसने ह्यूमैनिटीज की बात करता है, जिसमें वो समाजशास्त्र और आचरण शास्त्र को शामिल करता है। तो कुल मिला के आप ये क्रम यहाँ पर देख लीजिए, जहां इस क्रम का मिलान हो रहा है उसे वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, यहीं पर हो गया अपना खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाज विज्ञान। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखो जो ये खगोल शास्त्र है वो यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर देखिए ज्योतिष शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और समाज शास्त्र। यहाँ पर आप देख लीजिए ज्योतिष है, भौतिकी है, रसायन है, जीव विज्ञान है और समाज शास्त्र है। ये बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर है, और यही जो क्रम बताया है ये क्रम बताया किसने, अगस्त काम्टे ने। तो निम्नलिखित में से उपयुक्त क्रम अगस्त काम्टे के विज्ञान संस्करण को प्रस्तुत करता है। अगर उसकी हम चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों ये क्रम होगा ज्योतिष शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाज शास्त्र। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये क्रम बिल्कुल रट लेना चाहिए। इसी क्रम के आधार पर ये क्वेश्चन सही होगा, जिसमें सबसे पहले गणित, खगोल, ज्योतिष, भौतिकी, रसायन, जीव, समाजशास्त्र और समाजशास्त्र के भी बाद में इन्होंने शामिल किया है आचरण शास्त्र, आचार शास्त्र बोल दीजिए या एथिक्स इसको बोल दीजिए। इस एथिक्स को वो क्या करता है, इसमें शामिल करता है। देखिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन अपन देखते हैं। समाजशास्त्र शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया था? आपने देखा होगा तो प्रथम क्वेश्चन और क्वेश्चन में केवल भाषा का ही अंतर है और दोनों में एक जैसा ही है। तो पहली बार जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति था ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये जो था ये अपना अगस्त काम्टे था। अगस्त काम्टे ने ही 1838 के अंदर, अभी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव फिलोसॉफी ग्रंथ के अंदर इसने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो बता रखा है ये दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम आपको बताना है। यहां मैंने आपको बार बार बताया, पहले भी शुरुआत किया टॉपिक से, उससे पहले भी मैंने चर्चा की है कि हमेशा पुस्तक से संबंधित एक क्वेश्चन हमारे समाजशास्त्र में आता ही है। आपको 5-6 प्रमुख विद्वान हैं उनकी पुस्तकों का नाम रट लेना है और एक क्वेश्चन आपका अपने आप इसमें सही हो जाना है। ऐसे ही जैसे ये किताब देखिए आप, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों इस किताब के बारे में आपको बता देता हूं। ये जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है ये पुस्तक 1877 के अंदर हर्बर्ट स्पेंसर ने इस पुस्तक को लिखा था। हर्बर्ट स्पेंसर ने पुस्तक को लिखा था और इसको समाज शास्त्र की, जो समाज शास्त्र है, इस समाज शास्त्र की इसे प्रथम पुस्तक माना गया है कि समाज शास्त्र की पहली कोई अगर पुस्तक है तो समाज शास्त्र की दोस्तों पहली पुस्तक इसी को माना गया है। तो क्वेश्चन आ जाए साहब समाज शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो आपको मालूम होना चाहिए समाज शास्त्र की पहली पुस्तक जो मानी गई है ये पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी को ही मानी गई है। 1877 में इन्होंने ये किताब लिखी थी और इसी के बाद में
ये सोशियोलॉजी शब्द का सर्वाधिक प्रचलन हुआ था। यानी कि सोशियोलॉजी शब्द अगर कोई प्रचलन में आया है ना, तो ये वास्तव में प्रचलन में आया है हर्बर्ट स्पेंसर की प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक से। इस पुस्तक के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि इस पुस्तक को देखो, आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये पुस्तक है, ये पुस्तक 3 खंडों के अंदर लिखी गई है। अब 3 खंडों में उन्होंने ये पुस्तक लिखी और इसी पुस्तक के बाद में ये समाजशास्त्र नाम लोगों की जुबान पे चढ़ा। यानी कि नाम तो दिया अगस्त काम्टे ने, लेकिन इस नाम को पॉपुलर करने का जो कार्य करता है ये एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट मिस्टर ये जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इस हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको पॉपुलर किया। साथ में लगे हाथ देखो अपने ये 2-3 और विद्वान नाम दे रखे हैं, इनकी भी 1-2 पुस्तक का नाम हमको याद कर लेना चाहिए। देखिए जैसे स्पेंसर की अगर बात करते हैं तो स्पेंसर की एक पुस्तक तो अपनी होगी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। दोस्तों इसने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के साथ साथ एक किताब और लिखी है और उसका नाम भी है फर्स्ट प्रिंसिपल। इस किताब का नाम ही है, बिल्कुल सिंपल नाम है, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों मालूम होना चाहिए आपको जो फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक है ये पुस्तक भी इसी की है। ऐसे ही इसकी एक पुस्तक और है सोशल स्टैटिक्स पुस्तक। दूसरी पुस्तक का इसका जो नाम है यह है सोशल स्टैटिक्स। तो ध्यान रहना चाहिए आपको दोस्तों, जो सोशल स्टैटिक्स जो पुस्तक है ये सोशल स्टैटिक्स पुस्तक भी मिस्टर स्पेंसर की ही है। ऐसे हम देखो दुर्खम की भी 1-2 पुस्तकों की बात कर लेते हैं। दुर्खिम जिसको समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर माना जाता है, इस समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर मिस्टर इमाइल दुर्खिम। इस इमाइल दुर्खिम ने किताबें लिखी, दुखी है बेचारा, वो दुखी ने दुखी मन से किताबें लिख दी। तो एक तो इसने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, किताब का ही नाम उन्होंने क्या कर दिया, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक, एक तो ये पुस्तक लिखता है दोस्तों ये, और दूसरी किताब लिखता है द सुसाइड्स, किताब भी इसी की है। तो द सुसाइड किताब, तो दुखी होकर सुसाइड कर लिया और दुखी होकर साहब लेबर को बांट दिया उसने। तो दुर्खिम की 2 किताबें हो गई, एक तो डिवीजन ऑफ लेबर्स इन सोसाइटी और दूसरी इसकी जो किताब है द सुसाइड्स। ये 2 किताबें आपको मिस्टर दुर्खिम की याद कर लेनी चाहिए। ऐसे इसकी एक किताब और है सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी, बिल्कुल सिंपल नाम है सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी। दोस्तों ये नाम भी किताब भी इसी की है, सोशल एंड फिलोसॉफी। तो तीसरी किताब की अगर अपन बात करेंगे तो ये भी आपको मालूम, आपका सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी। सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी जो किताब है ये किताब किसकी है? तो भी आपको मालूम होना चाहिए ये दुर्खिम की है। ऐसे ही मर्टन की बात करें तो ये मर्टन भी है, इसने भी साहब एक किताब लिखी सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। इसने किताब का ही नाम क्या कर दिया, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। तो मर्टन की एक किताब होगी आपका सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए ये सोशियोलॉजी ऑफ साइंस जो किताब है ये मिस्टर मर्टन की है। अब बात आते हैं मिस्टर पार्सन्स की। तो मिस्टर पार्सन्स भी कौन सा कम था, इसने कहा कि भैया द सोशल सिस्टम्स, समाज का सिस्टम को सुधारो, समाज का जो सिस्टम है इसको सुधारो। तो द सोशल सिस्टम्स पुस्तक की अगर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों तो ये द सोशल सिस्टम्स तो पार्सन की होगी, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस पुस्तक मिस्टर मर्टन की होगी, सोशल स्टैटिक्स फर्स्ट प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ये जो किताबें हैं ये मिस्टर स्पेंसर की। और दुर्खिम ने भी दुखी होकर 2 किताबें लिख दी, एक तो सुसाइड पर लिख दी द सुसाइड और दूसरी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये किताब भी दोस्तों जो है ये हमारे दुर्खिम की भी है जो कि फ्रांसीसी था। अब इसके बाद में आगे का जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता? सीधा सा यूं समझ लो कि भैया समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन नहीं करते वो चीज इसमें कर लो।
किसका अध्ययन नहीं करते, वो चीज इसमें आप देख लो। तो सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन बिल्कुल किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था का सुधार, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सामाजिक संबंधों का अध्ययन, 101% सामाजिक संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। और समाज में होने वाले परिवर्तन है, इसका अध्ययन भी किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि भाई सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन हो रहा है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन, इन तीनों का ही अध्ययन हम किस में करते हैं, समाजशास्त्र में करते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था का सुधार। भैया सुधार की बात करना हमारी समाजशास्त्र की बात नहीं है, हम तो समाजशास्त्र में परिप्रेक्ष्य ये देखते हैं कि क्या परिवर्तन हो रहा है समाज के अंदर, उसकी व्यवस्था में क्या परिवर्तन हो रहा है, संबंधों में क्या परिवर्तन हो रहा है, और वास्तव में समाज का जो परिवर्तन हुआ उसका अध्ययन किस प्रकार से हमको करना चाहिए। ये बातें हमको ये बताता है ये परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य। तो सीधा सा इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था का सुधार। चलो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीच बीच के अंदर आपके भी कमेंट्स आने चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। आपके भी मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चंस आता है तो वो आप उसके मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, डिस्कस हम इसके ऊपर आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। देखिए समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता कौन है, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रणेता कौन है। तो पहली बात तो जब अगस्त कॉम्टे ने विज्ञान इसको समाजशास्त्र का अध्ययन किया था तो वो ये कहते हैं कि साहब समाजशास्त्र और कुछ नहीं प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र है। इसने प्रत्यक्षवाद को क्या बताया था, समाजशास्त्र को बताया था। फिर ये भी कहता है कि प्रत्यक्षवाद ही विज्ञान है, प्रत्यक्षवाद है वही क्या है साहब, विज्ञान है। तो हम कह सकते हैं कि भैया समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता, इसके जो समाजशास्त्र के जो जनक जिसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी अपन कहते हैं अगस्त कॉम्टे हैं, इन्हीं को हम विज्ञान का विचारक जो यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन का विचारक भी अपने मान सकते हैं। इसने वैज्ञानिक विधि के आधार पर ही समाजशास्त्र की दोस्तों व्याख्या की है। इसकी जो व्याख्या है वो बिल्कुल वैज्ञानिक अध्ययन के आधार के ऊपर ही इसकी व्याख्या की गई है। अभी वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर इसने व्याख्या कर दी, अगस्त कॉम्टे ने उसको वैज्ञानिक अध्ययन का अपने इसको प्रणेता मान लिया। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ विद्वान ऐसे और हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना है, समाजशास्त्र क्या माना है कि विज्ञान माना है। तो हमें ऐसे और लोगों के बारे में भी अपनी यह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वाले और कौन कौन से हैं। तो देखो इसका एक सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बनाया है। पापे मैक्स दुखी है साइंस से, देखो एक बिल्कुल सिंपल ट्रिक से है। पापे मैक्स दुखी है, मैक्स बड़ा दुखी है बेचारा कि उसको साइंस दिला दी, आपको साइंस नहीं दिलानी चाहिए थी। पापे मैक्स दुखी है साइंस से, मैक्स दुखी है साइंस से। अगर ये लाइन आपको याद है ना तो ऐसे विद्वान जिन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना है उनके नाम आपको पता चल जाएंगे। जैसे पा की बात करेंगे तो पा से आपका नाम आ जाएगा पार्सन। ऐसे जैसे दोस्तों पे की बात करेंगे तो पे से आ जाएगा पेरोटो, ये पेरोटो है, ये भी ये मानता है। मैक्स से मैक्स वेबर बन जाएगा, मैक्स वेबर बन जाएगा। और दुखी से तो आपको मालूम है ही इमैनुअल दुर्खिम, तो इमैनुअल दुर्खिम, मिस्टर मैक्स वेबर, मिस्टर पेरेटो और पार्सन्स, ये भी वो लोग हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं कि भैया वास्तव में समाजशास्त्र क्या है कि विज्ञान है। तो आपको साथ साथ ये भी यहीं पर याद कर लेना कि विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन है। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से और पक्का इसी टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में आने हैं, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। आसानी से आप इस ट्रिक के द्वारा इसको याद कर सकते हो। पापे मैक्स दुखी है साइंस से, पापे मैक्स दुखी है, पापे को पापा भी कर सकते हो भाई, लेकिन मॉडर्न बच्चे हैं उसको पापे भी बोल देते हैं। तो आप पापे बोल दो या पापा बोल दो, बात एक ही है। पापा मैक्स दुखी है साइंस से।
तो उसे कर लेना, पास से तो पार्सन, दूर से पास से पेरेटो कर लेना, मैक्स से मैक्स वेबर हो जाएगा, और दो किसी कौन हो जाएगा, दुर्खिम। ये सब वो लोग हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, और शुरुआत करने वाला तो ऑब्वियसली अगस्त कॉम्टे है ही, जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत देता है और कहता है कि प्रत्यक्षवादी ही विज्ञान है। प्रत्यक्षवादी क्या है, विज्ञान है। ये समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानता है। ये कहते हैं साहब समाजशास्त्र वास्तव में क्या है, कि विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसने कहा है कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है। समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है, लेकिन इतिहास काफी छोटा है। माय डियर, आप जब पहला ही टॉपिक पढ़ोगे तो इस पहले टॉपिक में बाकायदा ये लाइन दे रखी है कि मिस्टर जो बेयरस्टीड है, इस मिस्टर बेयरस्टीड ने, इसका पूरा नाम मिस्टर, जैसे ये बेयरस्टीड भी आ जाता है कई जगह, और आपको दूसरा नाम कई जगह इसका ऐसे बेयरस्टीड नाम आ जाएगा। तो इस बेयरस्टीड ने ही कहा है कि भैया समाजशास्त्र तो जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से ही है। अरे समाज में सामाजिक संबंध, सामाजिक समूह है, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक प्रतिक्रिया, स्थिति, परिस्थिति, ये सब तो शुरू से चली आ रही है, समय के अनुसार ये बदलती जाती हैं। तो जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से ही समाजशास्त्र है, लेकिन वास्तव में इसका एक विषय के रूप में और इसका एक पुराने इतिहास की बात करेंगे तो जो अगस्त काम्टे यानी कि फ्रांस की जो क्रांति होती है, इसकी फ्रांस की क्रांति से पहले कोई नहीं जानता था। अगस्त काम्टे ने हमको इससे परिचित करवाया कि भैया समाजशास्त्र भी अपने आप में एक विषय है। इसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी बताई, तभी ये मिस्टर बेयरस्टीड ने कहा कि भैया बात तो ये सही है कि इसका अतीत है वो तो बड़ा लंबा रहा है। अरे भैया जब से मानव सभ्यता का विकास रहा है तब से समाजशास्त्र है, लेकिन इतिहास ये तो 19वीं 20वीं और 21वीं सदी का जो में अपन कह सकते हैं अभी 250 साल का इनका क्या हुआ है, इतिहास हुआ है। इससे पुराना इतिहास इसका है ही नहीं। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, समाजशास्त्र का संबंध है। इसमें समाजशास्त्र के संबंध में आपको यह देखना है कि इसमें ये कौन कौन से ऐसे विज्ञान हैं जिनसे समाजशास्त्र का संबंध है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका इतिहास हो, चाहे आपका यानी फिलोसॉफी हो, चाहे मानव शास्त्र हो, चाहे प्राणी शास्त्र हो, चाहे आपका राजनीति शास्त्र हो, इन सभी का किसी न किसी रूप के अंदर समाजशास्त्र से संबंध है। ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट से इसका संबंध होता है। तो मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, राजनीति शास्त्र, उपरोक्त सभी। तो हमारा सीधा सा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप तो मोटा मोटा याद रख लेना, ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट, जो भी आपके सामाजिक से संबंधित जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों का इससे संबंध होगा, ना केवल सामाजिक से, जबकि हमारे विज्ञान से संबंधित जो भी हमारे प्राणी शरीर से संबंधित जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब का संबंध भी इससे माना गया है। ऐसे दोस्तों आगे की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में केंद्रीय व्यक्तियों, थोड़ा सा केवल लैंग्वेज इसकी घुमाई है। ये लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी तो इसका आंसर बड़ा ही आसान है। सिर्फ फर्स्ट ग्रेड का ये क्वेश्चन है जो आपको सेकंड ग्रेड में भी आ सकता है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि भैया सब्जेक्ट का मूल आपको याद होना है। ये नहीं देखना है कि कौन सा फर्स्ट ग्रेड में आया, कौन सा सेकंड ग्रेड में आया, कौन सा रीट के अंदर आया है। हाँ, केवल क्वेश्चंस का जो पहुंचने का तरीका होता है, उसका जो लेवल होता है, उसके लेवल में ही डिफरेंस होता है। लेकिन आजकल लेवल थोड़ा अच्छा नहीं लगा है क्वेश्चंस का, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में केंद्रीय व्यक्तियों यानी कि इसका जनक पितामह भाई, जैसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी तो हमने बोल दिया अगस्त काम्टे को, लेकिन भैया प्रथम इतिहासकार की बात, इसका प्रथम प्रोफेसर की बात करेंगे मिस्टर दुखिम, हर्बर्ट स्पेंसर। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको वास्तव में एक सब्जेक्ट के रूप में विकसित किया और पॉपुलर किया। तो ये भी सारे किसी न किसी रूप में इसके क्या कहलाते हैं, जनक या पितामह ही कहलाते हैं। तो इनके रूप में जिनको स्वीकार किया गया है, इन विद्वानों की एक सूची दी जा रही है। इनमें से इस सूची में कौन सा केंद्रीय व्यक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता, इंगित कीजिए। तो यहां पर देखिए अगस्त काम्टे ऑब्वियसली शामिल होगा, क्योंकि हमें मालूम है अगस्त काम्टे ही फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, पहला व्यक्ति है भैया। दुर्खिम, इसके बारे में भी हमें मालूम है
कि जो दुर्कीम है ना, यही पहला इसका प्रथम प्रोफेसर जो माना गया है एक विषय के रूप में विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाने वाला। अगर कोई पहला व्यक्ति था वो इमैनुअल दुर्कीम था, फ्रांस के यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है ये तो इसके प्राथमिक जनक पितामह में कहलाएगा। मिस्टर मैक्स वेबर भी इसी प्रकार से है, इसने भी इस सब्जेक्ट को जैसे अमेरिका के अंदर अगर पॉपुलर बनाने का कार्य किया तो मिस्टर मैक्स वेबर ने ही किया है। तो प्रारंभ में ये तीनों के तीनों इसके जनक पितामह की श्रेणी के अंदर आएंगे। तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें है कि सम्मिलित नहीं किया जाता, तो सम्मिलित नहीं करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो कौन सा जाएगा आपका किंग्सले डेविस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा किंग्सले डेविस। मैं किंग्सले डेविस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये किंग्सले डेविस ने आगे चलकर प्रदत्त स्थिति और अर्जित स्थिति इन दोनों के बीच में संबंध बताया है। ये कहता है कि साहब अर्जित स्थिति और प्रदत्त स्थिति है, जो अर्जित स्थिति है वो प्रदत्त स्थिति की निरीक्षण करती है कि आपने जो स्थिति परिस्थिति अर्जित की है आपने, और जो फिर आपने प्राप्त की है, तो वो प्राप्त करने वाली आपकी अर्जित करने वाली को जस्टिफाई करती है या नहीं करती है। ये संबंध जो बताया है, ये संबंध बताने वाले विद्वान है मिस्टर किंग्सले डेविस। तो इसने जो भी अध्ययन किया है वो वास्तव में परिस्थिति का अध्ययन किया है, हमारे स्टेटस का अध्ययन किया है कि भैया जो भी हमारा आपका स्टेटस है, ये स्टेटस एक तो हमको प्राप्त होता है और एक स्टेटस हम प्राप्त करते हैं, इन दोनों के अंदर क्या संबंध है, इस संबंध को डिस्क्राइब करने का कार्य किया है मिस्टर किंग्सले डेविस ने, जो कि बहुत बाद का है। फिर वो एक घुमा फिरा के क्वेश्चन 1838 के पूर्व समाजशास्त्र जाना जाता था। तो देखो मैंने पहले आपको बताया था एक किताब अगस्त कॉम्टे की, और उस किताब का नाम था पॉजिटिव फिलोसॉफी। पॉजिटिव फिलोसॉफी इसकी किताब है। इस पॉजिटिव फिलोसॉफी के अंदर इसने 1838 से पहले यानी कि लेटर 1838 की अपन बात करेंगे, तो इससे पहले उसने इसका नाम ही जो रखा था, ये नाम रखा था उसने सोशल फिजिक्स। जो नाम उन्होंने दिया था, ये नाम दिया था दोस्तों सोशल फिजिक्स। लेकिन जब 1838 के अंदर इन्होंने इस पॉजिटिव फिलोसॉफी को लिखा और बाद में देखा कि भैया ये सोशल फिजिक्स नाम तो नहीं हो सकता, तब इन्होंने इसका नाम बदला सोशल फिजिक्स का, और 38 के बाद में इसका नाम उसने क्या कर दिया, सोशियोलॉजी नाम कर दिया। तो सीधा सा मालूम है इसका 38 से पहले जो नाम था ये था सोशल फिजिक्स यानी कि सामाजिक भौतिकी। कौन सा नाम हो जाएगा दोस्तों इसका, सामाजिक भौतिकी इसका नाम है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका 14, इनमें से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। इसमें आपको यह देखना है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु कौन से ऐसा इसमें पार्ट है जिसका हम समाजशास्त्र में अध्ययन नहीं करते हैं। तो देख लीजिए, सामाजिक प्रक्रिया बिल्कुल किया जाता है, सामाजिक क्रिया किया जाता है, परिस्थिति एवं भूमिका बिल्कुल किया जाता है, लेकिन नाभिकीय क्रिया भी है, ये कोई आपका फिजिक्स नहीं है, आपका रसायन विज्ञान नहीं है जिसमें नाभिकीय क्रियाओं का अपन अध्ययन करेंगे, इसलिए नाभिकीय क्रियाओं का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता, बाकी सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो अपना इसमें सही जो आंसर होगा ये होगा नाभिकीय क्रियाएं, क्योंकि अच्छी तरह से याद कर लो, क्रिया, प्रक्रिया, आंतरिक संबंध और परिस्थिति, भूमिका, इन सब का अपन जो अध्ययन करेंगे ना, ये समाजशास्त्र के अंदर करते हैं। बाकायदा अपने अलग अलग ये टॉपिक ही दे रखे हैं सिलेबस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, वही बुक्स का है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, वो मैंने जानबूझकर उठाया है ताकि आपको किताबों के बारे में कुछ जानकारी हो जाए। तो देखिए इसमें सूची दे रखी है, एक तरफ विद्वान है, दूसरी तरफ इसमें उस विद्वान के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। अब आपको इनको मेल करना है, इनको आपस में इनको सम्मिलित करना है और फिर देखना है कि इसमें कौन सा इसका आंसर होगा। तो आपको देखो, जैसे आप अगस्त कामटे पर जाते हैं तो दोस्तों आपको अगस्त कामटे का नाम आते ही, अगस्त कामटे का नाम आते ही मालूम हो जाना चाहिए कि इसने किताब लिखी है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस भी इसकी किताब है और पॉजिटिव फिलोसॉफी भी इसी की किताब है। फिर एच स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर बिल्कुल ऑर्गेनिक एनोलॉजी लिखता है। ये कौन सा लिखता है, ये ऑर्गेनिक एनोलॉजी इसी की पुस्तक मानी गई है। मिस्टर मैक्स वेबर
ये मैक्स वेबर जो बेचारा है, ये मैक्स वेबर ये कहता है इकोनॉमी की बात करते हैं, रिलीजन एंड इकोनॉमी की, और दुखी ये तो लेबर का करता ही करता है। मैंने आपको बताया था डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये पुस्तक जो है वो किसकी है, मिस्टर दुर्खिम की है। तो मिस्टर दुर्खिम ने डिवीजन ऑफ लेबर, मिस्टर मैक्स वेबर ने रिलीजन एंड इकोनॉमी, मिस्टर हर्बर्ट स्पेंसर ने किताब लिखी है ऑर्गेनिक एनोलॉजी, और अगस्त कॉम्टे की जो पुस्तक है वो आपको मालूम है लॉ ऑफ थ्री स्टेटेज। तो अब इनको मिला लीजिए, आपको 1 में 3, देखिए 1 में 3 से और दे दोनों में है, 1 2 के अंदर 2, तो देख लिए 2 में 2 कौन से में सेम ही है, और आपका 3 में 4, ये 3 में 4 आ गया, और ई दुर्खिम यानी कि डी के अंदर देखोगे आप तो इसमें 1 डी में 1, तो अपना जो इसमें सही आंसर हुआ ये हो जाएगा सह। ऐसे आपको इनको सुमिलित करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, पक्का है कम से कम आपको 30 से 35 किताबों का नाम याद करना पड़ेगा, तब जाके आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपके इसमें, एक क्वेश्चन तो है ही है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी बुक्स का दे दिया जाता है। फिर देखो आगे की बात कर रहे हैं, ये समाजशास्त्र का भारत में विकास से संबंधित जो टॉपिक है हमारा, उसमें से लिया गया क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर भारत में किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के अध्ययन एवं शोध की पहल की? तो उत्तर भारत के अंदर ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिन्होंने समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध की पहल की है? लखनऊ, दिल्ली, पंजाब, आगरा, होने को चारों के चारों ये उत्तरी भारत के हैं, लेकिन इनमें से आप देखेंगे तो ये कार्य जो करता है, ये करने वाला विश्वविद्यालय कौन था? लखनऊ विश्वविद्यालय। इसी के अंदर पहली बार आपका इसकी राधाकांत जी ने शुरुआत की थी। फिर देखो अपन क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, प्रत्यक्षवाद किस विद्वान की देन है? मैंने शुरुआत में कितनी बार बता चुका हूं मैं, काल जो अपना ये अगस्त कॉम्टे है, अगस्त कॉम्टे ने कहा कि साहब प्रत्यक्षवाद ही समाजशास्त्र है, और कहते साहब प्रत्यक्षवाद ही विज्ञान है, अतः विज्ञान जो समाजशास्त्र है वो विज्ञान का ही एक रूप है। तो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत जो देने वाला विद्वान है ये भी मिस्टर अगस्त कॉम्टे ही है, आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। फिर देखो समाजशास्त्र को किसने क्वीन ऑफ साइंस कहा? क्वीन ऑफ साइंस, ये वापस वही किताब पॉजिटिव फिलोसॉफी 1838, अगस्त कॉम्टे, उसने कहा कि भैया समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, तो इसको क्वीन ऑफ साइंस, सभी विज्ञानों की रानी, पॉजिटिव फिलोसॉफी ग्रंथ के अंदर मिस्टर अगस्त कॉम्टे ने ही कहा है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 19, समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर कौन माने जाते हैं? समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर किसे माना गया है? तो मैंने बार बार आपको बताया है कि समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर जो है ये एक फ्रांसीसी विद्वान है मिस्टर दुर्खिम, और मिस्टर जो दुर्खिम है इसको फ्रांसीसी विश्वविद्यालय था एक मिस्टर बोर्डिक्स फ्रांसीसी विश्वविद्यालय है, और मिस्टर बोर्डिक्स के अंदर जो मिस्टर बोर्डिक्स था, इसने जो बोर्डिक्स विश्वविद्यालय है, इस बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में, बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में 1789, उसको 1889 के अंदर, वैसे शुरुआत तो देखो ये 1789 के अंदर ये क्या करता है, बोर्डिक्स विश्वविद्यालय की, एक बार मैं वापस देख दूं उसको, जो बोर्डिक्स विश्वविद्यालय है, इस बोर्डिक्स विश्वविद्यालय के अंदर, बोर्डिक्स विश्वविद्यालय है, इस बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में 1889 के अंदर मिस्टर इमैनुअल दुर्खिम ने इसको एक विषय के रूप में पढ़ाना शुरू किया, और विषय के रूप में पढ़ाने के कारण से ही हम इसको प्रथम प्रोफेसर कहते हैं। तो मैं बार बार आपका 3-4 बार बता चुका हूं कि प्रथम प्रोफेसर जो है वो कौन है, मिस्टर इमैनुअल दुर्खिम, जो 1889 में बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाता है एक सब्जेक्ट के रूप के अंदर। तो पहला इसका जो प्रोफेसर बना वो बन गया मिस्टर दुर्खिम। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, समाजशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये देखो अपन जब भी समाजशास्त्र पढ़ते हैं और अगस्त काम्टे का नाम आता ही है, तो इस अगस्त जो काम्टे है, इस अगस्त काम्टे ने कहा है, अगस्त काम्टे ने कहा है कि भैया जो ये सोशियोलॉजी शब्द है, ये सोशियोलॉजी शब्द 2 से मिलकर बना है। इसमें एक शब्द तो है सोशियल,
एक शब्द तो बताता है वो सोशल, और दूसरे शब्द की बात करता है वो लोगस। फिर ये कहता है कि जो सोशल शब्द है ये तो लैटिन भाषा का है। सोशल शब्द जो उसने बताया, ये उसने बताया कि साहब ये लैटिन भाषा का है, जबकि लोगस जो शब्द है ये उसकी बात करता है कि साहब ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, और इन दोनों शब्दों से ही मिलकर सोशियोलॉजी बना है। ये भी कहता है कि सोशियोलॉजी सोशल है, इसका मतलब तो हो जाता है समाज, इसका मतलब तो हो जाता है समाज। और लोगस है, इस लोगस का अर्थ होता है शास्त्र, या फिर इसको विज्ञान भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका पूरा जो नाम पड़ गया, ये पड़ गया समाज शास्त्र, समाज शास्त्र या समाज विज्ञान। तो समाज शास्त्र भी कह सकते हैं आप इसको, समाज विज्ञान भी आप इसे कह सकते हैं। तो देख लीजिए सोशियल जो शब्द है, जो सोशियस शब्द है, सॉरी सोशियस शब्द है, ये सोशियस शब्द है, ये तो लैटिन भाषा का है, और लोगस शब्द है ये यहाँ पर ग्रीक भाषा का है। तो एक तो हो गई ग्रीक भाषा और एक हो गई आपकी लैटिन भाषा। तो आप देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी, लैटिन व ग्रीक भाषा। तो ये दोनों भाषाओं से मिलकर हुआ। तभी मिस्टर जे.एस. मिल, एक विद्वान हुआ है मिस्टर जे.एस. मिल। इस जे.एस. मिल ने ये कहा है कि साहब सोशियोलॉजी दो भाषाओं की अवैध संतान है। उसने इसको दो भाषाओं की अवैध संतान बताया है। तो ये भी एक बार कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि साहब सोशियोलॉजी को दो भाषाओं की अवैध संतान किसने बताया, तो आपको मालूम होना चाहिए मिस्टर जे.एस. मिल है, इन्होंने इसको दो भाषाओं की अवैध संतान बताया। क्योंकि दो भाषाएं, एक ग्रीक भाषा है और दूसरी जो भाषा माय डियर वो कौन सी आपकी लैटिन भाषा है। इन दोनों भाषाओं का इसको बताया गया है। ऐसे अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त किया। तो ये जो मैं जे.एस. मिल अभी आपको बता रहा था, ये मिस्टर जो जे.एस. मिल है, इस जे.एस. मिल ये कहता है कि साहब ये तो दो भाषाओं की अवैध संतान है, दो भाषा है, इन दो भाषाओं की ये दो भाषाओं की अवैध संतान है। तो इस अवैध संतान को तो हम मानेंगे नहीं, और इसका नाम बदल दो, और नाम बदल कर वो कहता है साहब इसका नाम कर दो आप इथोलॉजी नाम कर दो। तो ये बताने वाला दोस्तों मिस्टर जे.एस. स्टुअर्ट मिल है, जिन्होंने बताया कि ये दो भाषाओं के अवैध संतान है। तो ठीक है दोस्तों, ये आज हमने प्रथम प्रयास किया है समाजशास्त्र का। आपको कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। आने वाले कुछ क्वेश्चंस उसको स्पष्टीकरण के लिए हमने दिए हैं। आगे भी हमारे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आप हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप उठाएं, और लोगों को भी हमारे चैनल से जोड़ने के लिए आप प्रयासरत रहें। थैंक यू, धन्यवाद।